नमस्कार, सिटी न्यूज के हिंदी समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हिरल पलेजा। समाचार की शुरुआत करते हैं सुविचार से। जीतने का मजा तभी आता है जब लोग आपके हारने का इंतजार कर रहे हों। सुविचार के बाद नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। सुर्खियों के बाद वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए सिटी न्यूज के साथ। संपूर्ण लग्न बस्ता आराधना जवाहर रोड अमरावती। ब्रेक के बाद फिर एक बार आप सभी का स्वागत है। चलिए अब नजर डालते हैं शहर व ग्रामीण के समाचारों पर। नांदगांव खंडेश्वर तहसील में मंगरूल चावला पुलिस स्टेशन अंतर्गत आने वाले पिंपल गांव में एक पति पत्नी ने उधारी की रकम को लेकर बार बार किए जाने वाले तगादे से तंग आकर गांव के ही 40 वर्षीय धनराज मोतीराम लांडे पर धारदार हथियार से वार करते हुए उसे मौत के घाट उतार दिया। नांदगांव खंडेश्वर तहसील में मंगरूल चावला पुलिस स्टेशन के अंतर्गत आने वाले पिंपलगांव बेनाई में एक पति पत्नी ने उधारी की रकम को लेकर बार बार किए जाने वाले तगादे से तंग आकर गांव के ही 40 वर्षीय धनराज मोतीराम लाड़े पर धारदार हथियार से वार करते हुए उसे मौत के घाट उतार दिया। इस सनसनीखेज हत्याकांड के चलते समूचे तहसील क्षेत्र में जबरदस्त हड़कंप व्याप्त है। पता चला है कि इस गांव के घनश्याम विठल डांगे ने धनराज लाड़े से 7,000 रुपये उधार लिए थे, जो वह लौटा नहीं पाया। वहीं लाड़े बार बार अपने पैसों के लिए तगादा लगाया करता था। रविवार 1 नवंबर को सुबह बोरगांव पिंपलगांव मार्ग पर स्थित धनराज लाड़े के खेत में घनश्याम डांगे अपनी पत्नी वेणु डांगे के साथ पहले से ही धात लगाए बैठा था। यहाँ पर जैसे ही हमेशा की तरह धनराज लाड़े आया तो घनश्याम लांडे ने उस पर धारदार हथियार से हमला बोल दिया, जिसकी वजह से धनराज लाड़े खून से लथपथ होकर वहीं गिर पड़ा। तत्पश्चात दोनों पति पत्नी मौके से फरार हो गए। इस मामले में मृतक के भाई रविंद्र लाड़े की शिकायत पर मंगरूल पुलिस ने घनश्याम डांगे व उनकी पत्नी के खिलाफ अपराध दर्ज करते हुए उन्हें गिरफ्तार किया है। जिले के पालक मंत्री एडवोकेट यशोमती ठाकुर ने जिले के पुसदा गोपालपुर कटोरा का दौरा किया। लगातार परेशानी झेल रहे किसानों से मुलाकात की। कपास पर लग रही इल्लियों के प्रभाव को रोकने हेतु उपाय योजना करने के निर्देश अधिकारियों को दिए। इल्लियों से ज्यादा नुकसान होने वाले क्षेत्र में मदद कैसे पहुंचाई जाए, इस पर पूरा ध्यान देने की बात कही। काय होतं मॅडम पहिले सर्किट घुसते ती आणि कापूस निघत नाही का? हे भाजी हे चढलेले हे बोनसाळ मॅडम हे आहे ना, हे फुटतच नाही हा कापूस. हा कापूस कोणतोही कोण कापूस निघते ना, हे आहे ना पाणी घुसते आणि बॅक्टेरियल सगळं प्रॉब्लेम हे हे आहे ना. त्याच्यातलं फक्त हे निघत नाही लवकर निघत नाही. मजुराला वेचणीला खूप त्रास होतो. मला तर उपाय काय असलेला आता मॅडम त्याच्यात काहीतरी आता म्हणजे शेतकऱ्याला मार्गदर्शन करायला पाहिजे. दोन्ही गोष्टी पाहिजे मॅडम. शेतकऱ्याला मार्गदर्शन आमच्याकडून व्हायला पाहिजे, ते आमचं चालू आहे आमच्या लेवलला, परंतु त्याच्यासोबत काय पाहिजे, त्याच्यासोबत मदत पण पाहिजे. आणि शेतकरी आपण जे फवारे मारतो ते
परिस्थिती खरोखर चिंताजनक आहे. या ठिकाणी आज कृषी अधिकाऱ्यांसोबत देखील आम्ही बोललो. एक वेचणा एक वेळा झालेला आहे आणि दुसऱ्या वेचण्यामध्ये हे बोंड आता इतके खराब झालेले आहेत की तो कपास निघेल की नाही निघेल अशी परिस्थिती नक्की आहे. या सगळ्या विषयाचं आता परवाचं जे कॅबिनेट राहील त्याच्यामध्ये आम्ही नक्कीच याच्यावर वाचा फोडू आणि शेतकऱ्यांच्या पाठीशी राहण्याचा मानस हा आम्हा लोकांचा आहे, महाविकास आघाडीचा आहे. त्या अनुषंगानं परिस्थितीचा सर्वे आणि काय निर्णय होतो ते बघून नक्कीच शेतकऱ्याच्या पाठीशी महाविकास आघाडी उभी राहील अशी आश्वासन आम्ही तुम्हाला करतो. घरों में रोजाना लगने वाली सब्जियां अब महंगी हो चुकी है. नवरात्रि शुरू होते ही सब्जियों के भाव आसमान छूने लगे हैं. 80 से 100 रुपए तक सब्जियों के भाव आज इतवारा बाजार में देखे गए. बढ़ते भाव के चलते ग्राहक भी बाजारों में नहीं दिख रहे हैं. बढ़ती महंगाई से सब्जी विक्रेता भी परेशान है. कैसे अंकल सब्जी क्या भाव दे अभी? अभी तो रेट अभी 80 रुपये, 100 रुपये, 60 रुपये के ऊपर ही है. बेसिक सब्जी कैसी है? आलू, टमाटर, आलू 50 रुपये, 45 रुपये. शिमला मिर्च 80 रुपये किलो, 20 रुपये. और लॉकडाउन के पहले के 40 रुपये, 30 रुपये. टमाटर 20 रुपये थे पहले. तक क्या आपको राहत मिली है कि नहीं लॉकडाउन खुलने के बाद में? थोड़े भाव तो 15 दिन भाव वैसे रहे, बाद में फिर बढ़ गए. और लॉकडाउन के पहले क्या तकलीफें थी आपको? तकलीफ तो क्या, वही माल सब आ रहे थे, आवक बहुत थी माल की. क्या क्या तकलीफें सहनी पड़ी लॉकडाउन में आपको? बस उनसे वहाँ से माल लाना पड़ता था गाड़ी पर. वही तकलीफ थी. सब कटलारे बनते हैं. कैसी कैसी तकलीफें हुई अंकल आपको लॉकडाउन में? बहुत तकलीफ हुई. 4-5 महीने बहुत रेट कट गए. सबको मिल गया, सबको परेशानी बहुत गई. आप धीरे धीरे बाजार खुल रहा, आप लोग पटरी पे आ रहे हैं धीरे धीरे. हाँ, और भाव कैसे चल रहे हैं अभी सब्जी हो गए मार्केट में? तो बहुत काफ़ी तेज़ है हर भाव में, मगर जो भाव तेज़ बढ़ रहा है मगर इधर उठाव नहीं हो रहा जैसे माल का होना चाहिए. जैसे कि अभी क्या कैसे चल रहा है लहसुन, आलू, कांदा? अभी कांदा बिक रहा है 100 रुपये, 90 रुपये, 80 रुपये. लहसुन बिक रहा है 120 रुपये, 140 रुपये, 160 रुपये. तो आपका अभी बिजनेस कैसे चल रहा है? अभी तो बिजनेस तो एकदम स्लो है, मगर थोड़ा थोड़ा आ रहा है अभी, थोड़ा 20%, 30% ऊपर. कारोबार कैसे चल रहा है भैया आपका लॉकडाउन के बाद? लॉकडाउन के बाद तो अभी बहुत फर्क पड़ गया व्यापार के अंदर भैया. और व्यापार के अंदर पहले से बोले तो मज़ा नहीं आ रहा थी. अभी क्या भाव मिल रहा है और पहले क्या भाव था आपको? अभी अगर हम लोग 400-500 रुपये की रेट मिल रहा. हाँ. पहले जो था अपना 300-350 रुपये की रेट था. कैसी कैसी तकलीफें हुई आपको लॉकडाउन में? लॉकडाउन में तकलीफें तो बहुत हुई, बाकी निकल गया वक्त कैसे भी. अच्छा काका, कोरोना चालू है तो कोरोना के बाद में आपको कैसी कैसी तकलीफें पहले सहनी पड़ी आपको? कोरोना में ये महंगाई बढ़ गई, हर माल के दाम बढ़ गए और कोरोना के बाद में पानी की मार बैठ गई. माल कम हो गए, हर एक सब्जियां कम हो गई, उससे भाव बढ़ गए. कस्टमर लेने में विचार करता, हर चीज़ 20 रुपये 15 रुपये होने के कारण गिराई एकदम खराब हो गई. जब तक के गाड़ी लेवल नहीं आती तब तक के बाजार को सुधरते. लॉकडाउन खुलने के बाद में लोगों के पास पैसा रहेगा, खरीदी करेंगे, मजबूरन खा रहे, महंगा खा रहे, थोड़ा ले जा रहे पर इतना ज़्यादा नहीं ले जा रहे जैसा ले जाना चाहिए. पब्लिक ने जैसा खाना चाहिए उस प्रकार खरीदी नहीं करता कोई. नींबू कैसे है, मिर्ची कैसे, क्या भाव चल रहे हैं अभी मार्केट में? मिर्ची बीच में 80 रुपये किलो थी, जो कि आज 30 रुपये किलो हो गई थोक में. और नींबू यही 10 रुपये के 10 चालू है. विवाह संघर्ष कृति समिति अपनी मांगों को लेकर आज धरने पर बैठ गई. अमरावती सहित पूरे राज्य में धरना प्रदर्शन किया जा रहा है. विवाह समारोह में 500 लोगों की अनुमति के लिए सरकार की ओर से हरी झंडी मिले, इसका संघर्ष शुरू है. जगामध्ये कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव ज्या पद्धतीने वाढला आणि त्यानंतर लॉकडाऊन आणि त्यानंतरचं अनलॉक या काळामध्ये
भारतीय संस्कृतीमध्ये सगळ्यात पवित्र असं जो संस्कार आहे त्याला आम्ही लग्न संस्कार म्हणतो. तर याच्यामध्ये लॉकडाऊनमध्ये तर एकही संस्कार झाला नाही, पण अनलॉकमध्ये काही ठिकाणी आम्ही परवानगी दिली. 50 लोकांची परवानगी देऊन लग्न करावं असं शासनाच्या ज्या मार्गदर्शन तत्त्व होतं त्यानुसार आम्ही परवानगी दिली. परंतु लग्न संस्कारावर आधारित अनेक उद्योग आपल्या भारतामध्ये आहेत. मग अगदी ते घोडेवाल्यापासून तर कॅटरिंगवाल्यापर्यंत, मेकअपवाल्यापासून तर शयनाईवाल्यापर्यंत असे सगळे व्यवसाय आहेत. ते व्यवसाय करणारे जेवढेही कामगार असो त्यांच्यावर आज उपासमारीची वेळ आलेली आहे. आज या अमरावती शहरामध्ये विवाह संस्कृती संदर्भातले सर्व लोक धरण्यावर बसलेले आहे. आज मी या ठिकाणी त्यांची सर्वांची भेट घेतली, त्यांच्या समस्या जाणून घेतल्या आणि या समस्या मी राज्य आणि केंद्र सरकारपर्यंत पोहोचवण्याचा पूर्ण करेन. मी त्यांच्या या सर्व सत्याग्रहामध्ये मी त्यांच्यासोबत आहे आणि लवकरच आपण 500 लोकांची परवानगी द्यावी अशी विनंती मी राज्य आणि केंद्र सरकारला करतो. हा विषय महानगरपालिकेची मार्गदर्शन तत्त्व जे येतात ते तत्त्व राज्य आणि केंद्र सरकार करून पाठवतो, त्याची अंमलबजावणी महानगरपालिका करते. परंतु यांचा जो पूर्ण प्रश्न आहे तो मी दोन्ही सरकारकडे मांडण्याचा प्रयत्न करेन. विगत 8 माह से कोरोना महामारी के कारण पूरे देश में लॉकडाउन लगा है. महामारी का स्वरूप देखते हुए सब अपने घरों में बंद थे, लेकिन विगत 2 माह से कोरोना की महामारी का प्रकोप कम हुआ है. केंद्र शासन ने अनलॉक की प्रक्रिया शुरू की है, जिसके अंतर्गत पूरे राज्यों ने एयरलाइंस को फ्री यानी फ्लाइट में परमिशन हो गई, रेलवे शुरू हो गई, एसटी शुरू हो गई, बार शुरू हो गई, होटल शुरू हो गए, हर चौराहा हर रास्ता भरा पड़ा है. लेकिन महाराष्ट्र शासन ने विवाह संस्था को अभी तक 50 के ऊपर परमिशन नहीं दिया. इस 50 लोगों में भी वर वधू बाराती, बैंड वाले, घोड़ी वाले, आचारी, कैटरिंग, डेकोरेशन, साउंड वालों को मिला के परमिशन दी है, जिसमें कि शादी होना संभव नहीं है. विवाह यह संस्थान से तकरीबन अमरावती जिले में 1.25 लाख लोग प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हैं. हमने इसके पहले 2 बार निवेदन दिया है, सितंबर महीने में, अक्टूबर महीने में, सरकार को कि कम से कम 500 लोगों की परमिशन दे, लेकिन सरकार अभी तक सोई है, यह इस पर ध्यान नहीं करी है. विगत 2 माह में हमारे व्यवसाय से जुड़े हुए 17 लोगों ने आत्महत्या की है. सरकार या तो हमें मरने की परमिशन दे या तो रोज़गार की परमिशन दे. इसके लिए आज हम पूरा महाराष्ट्र राज्य लेवल पे एसोसिएशन की तरफ से यह आंदोलन का धरना आंदोलन का आयोजन किया गया. कलेक्टर के माध्यम से हम राजा तक यह मुख्यमंत्री तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि वह कृपया हमें परमिशन दें. दादा साहेब गवई चैरिटेबल ट्रस्ट की स्थापना समाज उपयोगी कार्य हेतु की गई थी. शुरुआत में संस्था का भार भूषण गवई के कंधों पर था. तब तक संस्था भी प्रगति पथ पर थी, किंतु अब संस्था किसी और के हाथों में होने से संस्था में दुर्व्यवहार शुरू है. अभियांत्रिकी महाविद्यालय के कई कर्मियों को अब तक पगार नहीं मिला है, जिसकी शिकायत डॉक्टर राजेंद्र गवई को प्राप्त हुई. इस संस्था में हो रहे दुर्व्यवहार के लिए आज डॉक्टर राजेंद्र गवई ने पत्रकार परिषद ली. नवी शब्द समझते हैं. ये शिवाजी संस्था जैसे नहीं कि कर्मचारी को वोट दिया जाता है. ये नवी राजा है. 9 में से आम्ही कोण राजा मैं आगे बताता हूँ. ठीक आहे. ही बॉडी 9 लोकांची होती. आज या संस्थेचे 7च लोक आहेत. ते सांगतो, ते गमतीदार सांगतो. आमच्या भगिनी अध्यक्ष आहेत, आमचे जावाई ट्रेझरर आहे, आमचा एक भाचा उपाध्यक्ष आहे, एक भाषा सदस्य आहे, आई न्यूट्रल आहे. रूपचंद खंडेलवाल आणि मला विचारला जात नाही. आता मी इतिहास सांगतो, हे आजचं सांगितलं. दादासाहेब असताना 9ची बॉडी होती. या 9 मध्ये 2 वेगळे होते, बाळासाहेब अडाऊ आणि डॉक्टर WP राव. बाळासाहेब एम्प्लॉय होते ना, ते सेक्रेटरी होते. म्हणजे 9 लोकांची बॉडी होती. माझा भाचा गरण राजेश अर्जुन याला अध्यक्ष बनवलं. तो अध्यक्ष झाल्यानंतर डॉक्टर WP राऊत यांचं निधन झालं. 9ची बॉडी 8ची झाली. 9ची बॉडी 8ची झाली. मग त्याच्यानंतर त्यांनी बाळासाहेब अडाऊ यांच्याकडून बळजबरीने राजीनामा दिला. बळजबरीने राजीनामा दिल्यानंतर सेक्रेटरी पद खाली झालं.
सेक्रेटरी पद खाली झाल्यानंतर मी आई साहेबांना आणि बहिणींना भेटलो 5 वर्षापूर्वी की सेक्रेटरी पद खाली झालेलं आहे. मला भाच्याचा म्हणजे जो माझ्यापेक्षा 20 वर्षांनी लहान आहे त्याच्या हाताखाली काम करायला कसलीही खर्च, कसलीही लाज, कसलीही शरम होणार नाही. मला सेक्रेटरी पद देण्यात यावं. आई साहेबांनी, ताई साहेबांनी, आमच्या जावयांनी ते नाकारलं. तो मी अपमान सहन केला. या 5 वर्षाच्या काळामध्ये अनेक लोक माझ्यापर्यंत आले की आम्हाला नोकरी द्या. मी ताई साहेबांकडे घेऊन गेलो, आई साहेबांकडून गेलो. माझा कोणताही कर्मचारी लावला गेला नाही. या 5-6 वर्षाच्या काळामध्ये मी अनेक वेळा फार्मसीच्या ॲडमिशन, इंजिनिअरिंगच्या ॲडमिशन्स घेऊन गेलो, त्यांनी तो लावला नाही. या 5-6 वर्षाच्या काळामध्ये मी अनेक वेळा बदल्यांसाठी गेलो. ताईनी, आईनी, जावयांनी माझं ऐकलं नाही. आता ठीक आहे. त्याच्यानंतर मग 2 वर्षानंतर करण हा अमेरिकेत गेला आणि अमेरिकेत गेल्यानंतर आधी अमेरिकेतच आहे, सदस्य पण आहे. मी त्याच्याबद्दल बोलणार नाही, त्याच्यावरती कारवाई करणार नाही, कारण की अमेरिकेत राहू शकत नाही, कारवाई करणार नाही, कारण की भाचा हा मुलासारखा असतो. पण मग करणच्या जागी ताई अध्यक्ष झाली आता, आणि आता ही लेटेस्ट बॉडी आहे. तर आता उतरण्याचं कारण एकच, आता उतरण्याचं कारण एक की गेल्या वर्षभरापासून अभियांत्रिकी कर्मचाऱ्यांचा पगार नाही. मला वारंवार त्यांचे फोन येतात, मला कोणी विचारत, मी संस्थेला बोलतो, मला कोणी विचारत नाही. आणि यांनी वारंवार डेलिगेशन नेलं. शेवटी आमच्या भावांची चर्चा झाली, म्हणजे सर्व परिवार माझ्यासोबत आहे. दादासाहेबांच्या बहिणी, दादासाहेबांचे भाऊ, माझे चुलत भाऊ, भगिनी गेली. आम्ही चर्चा केली. त्या दोनच मार्ग होते. एक तर राजेंद्र कवी आणि रूपचंद खंडेलवालने राजीनामा देऊन या संस्थेतून बाहेर राहावं किंवा मग या संस्थेच्या विरुद्ध लढावं. आता ही वेळ आज का आली अमर भाऊ, मी सांगतो. अमर भाऊ आणि संजय भाऊ, ही वेळ आजच का, यशपाल भाऊ, की आजचा मुहूर्त का, राऊत साहेब कुठे ते दिसले होते तर मास्कमुळे कोणीच ओळखू येत नाही. तर आजचा मुहूर्त काय, फार महत्वाचा विषय आहे. आजचा मुहूर्त काय सगळेजण समजून घ्या. मूळमतच संपला नाही, समजला नाही की यांच्या या 80 लोकांपैकी एखाद्याने आत्महत्या केल्यानंतर मी जाऊ का नंतर, यांना जाऊ द्या ना. हे जे 80 लोक आहेत, मी इन्सिडेन्सेस सांगतो, अशी इन्सिडेन्सेस झालेले आहेत की ट्रस्टनी कर्मचाऱ्यांना पगार दिला नाही, आत्महत्या केल्यावर सगळे अंदर जातात. मुद्दा फार आहे. म्हणजे मला सांगण्यात आलं, हे जे काही तज्ञ आहेत त्याच्यात, यांनी ते मला सांगण्यात आलं की 2 पैकी 1 पर्याय तुम्ही निवडा आणि 2 दिवसात निवडा. माझी तिकीट कालची तत्काळ, माझी तिकीट कॅन्सल झाली, म्हणजे माझी तिकीट आहे अजून, कोणी बसलं नाही त्याच्यामध्ये, रिफंड पण नाही केला मी. मला सांगण्यात आलं की निर्णय 2 दिवसात घ्या. एक तर राजीनाम्यातून बाजूला व्हा, तुम्ही रूपचंद कारण तुमचा काही संबंध नाही, किंवा यांच्या बाजूने लढा. दादासाहेबांनी सांगितलं की समाजासाठी लढलं पाहिजे, आणि दादासाहेब तर आपल्या ठिकाणी आहे. बाबासाहेब आंबेडकरांनी सांगितलं आहे, अन्यायासोबत अन्याय जर तुम्ही सहन करत असाल तर तेवढेच पापी तुम्ही सुद्धा. जेवढे ट्रस्टी पापी आहे तेवढं आम्ही सुद्धा पापी आहे. ठीक आहे, घरची गोष्ट आहे. पण संजयजी, ठीक आहे, आपण पत्रकार लोक आहात, आपण प्रश्न विचारले पाहिजे. पण संजयजी, आज 6 वर्ष मी अपमान सहन करीत आहे, 6 वर्ष, आणि मला 1 पैसा या संस्थेकडून मिळालेला नाही. जर मला या संस्थेपासून काही मिळाली असेल तर केवळ बदनामी आणि बदनामी. गावात जातो तुमच्या संस्थेमध्ये आमचे 100 रुपये कमी होत नाही. गावात जातो तुमच्या संस्थेमध्ये कार्यकर्त्याच्या मुलांना नोकरी लागत नाही. गावात जातो तर आम्हाला जर आम्ही चांगलं वागलं नाही, संस्थेची हाजी केली नाही तर बदली केली जाते. आम्ही तुमचा प्रचार का करू, आम्ही तुमच्या रिपब्लिकन पार्टीमध्ये का राहू. या संस्था तुमच्या आहेत. एक तर तुम्ही तुमच्या बहिणीच्या विरुद्ध आवाज लढवा, किंवा मग तुम्ही त्यांच्यासोबत भागीदार आहे असं आम्ही समजू. तरी सुद्धा मी 7 वर्ष थांबलो. अमरावती विद्यापीठ विवादों में घिरी हुई है। अभी विद्यापीठ में एक ही विषय के अभ्यासक्रम प्राप्त करने के लिए समान स्तर पर प्रश्न पत्रिका की पूर्ति न कर भेदभाव करने वाली बात सामने आई है। विद्यापीठ के कुलगुरु ने अनेक बातों में महाराष्ट्र विद्यापीठ नियमों का उल्लंघन किया है। एक पत्रकार परिषद में ये बात राहुल तायडे ने कही। त्यांनी घ्यायला पाहिजे होती, आणि याचं नुकसान विद्यार्थ्यांचं कसं आहे. आता मला खूप जास्त नॉलेज नाही, पण जेवढं आहे त्या विषयावर मी बोलतो की आपल्या यावर्षी फायनल इयरचे विद्यार्थी जे पास होऊन जाणार आहे ते भविष्यात कुठेही कॉम्पिटिटिव्ह एक्झामला किंवा कोणत्याही एक्झामच्या वेळेस दुसऱ्या युनिव्हर्सिटीच्या तुलनेत आपला विद्यार्थी जेव्हा तिथे राहील तेव्हा हे मार्क आपले
पकडला जाणार आणि आपला विद्यार्थी तिथं डावलला जाईल. कारण की त्या जो विद्यापीठ कायदा आहे, UGCचे जे नियम म्हटलेले आहेत, त्यांनी स्वतः म्हटलेलं आहे की ही परीक्षा तुम्ही स्वतः घ्यावी, युनिव्हर्सिटीने घ्यावी. जर तुम्ही घेतली नाही तर ती डिग्री ऑथेंटिक समजल्या जाणार नाही, असे गाईडलाईन UGCच्या नियमात त्या कायद्यामध्ये डायरेक्ट दिलेले आहे. पण यांनी काय केलं की बघ तुम्ही कॉलेजला त्यांनी सांगितलं अधिकार दिले, तुम्ही पेपर घ्या, तुम्ही आम्हाला डायरेक्ट फक्त मार्क पाठवा. आणि आता येणारा ॲडमिशनचा वेळ आहे. आता तुम्हाला माहिती आहे की जे काही कॉलेज आहे, KR कॉलेज आहे, विद्याभारती आहे, भारतीय विद्यालय, वडनेर इंजिनिअरिंग कॉलेज, असे मोठमोठे जे काही प्रायव्हेट, यांना ॲडमिशनच्यासाठी सगळी चढाओढ राहते. हे सगळे करणार काय आहे की आपलं कॉलेज चांगल्या पदावर कसं येईल. तर मला आता येणारा रिझल्ट तुम्ही बघा, 100पैकी 98% रिझल्ट प्रत्येक कॉलेजचे टॉपर दिसतात आणि ज्याच्यात जो खरा विद्यार्थी आहे त्याचं नुकसान होतं. बरं, ते दाखवल्यावर सुद्धा त्या विद्यार्थ्याला त्याचा जो मान भेटायला पाहिजे की त्याची जे रिटर्न भेटायला पाहिजे मिळणार आहे का नाही. कारण की येणाऱ्या काळात जो जेव्हा फायनल इयर एक्झामच्या बेसवर नोकरीसाठी किंवा कोणत्या याच्यासाठी जाईल तर त्याला दुसऱ्या युनिव्हर्सिटीच्या विद्यार्थ्याच्या तुलनेत डावललं जाईल. कारण की हे मार्क त्याचे पकडले जाणार नाही, त्याचे सेकंड इयरचे मार्क पकडून ते त्याचे पर्सेंटेज काढले जाईल. त्यामुळं माझी मिसेस MA सोशिओलॉजीला फायनल इयरला होती यावर्षी. तिथं पण पर्सेंटेज वाईज हा नुकसान नाही झाला पाहिजे, त्यानुसार मी माझ्या मिसेसच्या माध्यमातून आम्ही जनयाचिका दाखल केली आहे. आजपर्यंत खूप लोक भांडतात, मोर्चे करतात, हे करतात, पण शाश्वत किंवा एक ठोस कोणी पाऊल उचलत नाही. की ह्या गोष्टीला पैसा लागतं, खर्च येते, त्रास होते, इमोशनली ब्लॅकमेलिंग होतात, टॉर्चर आणि प्रेशर पण होते. पण माझं मी स्वतः सक्षम असल्यामुळं मी हा मोठं पाऊल उचलला आणि कोणाचं प्रेशर येतं तर माझ्या सिस्टीममध्येच नाही. त्यामुळं हा मी घेतला आणि मला असं वाटतं की तुम्ही मला ह्या भरघोस मीडियाने सगळ्यांनी या गोष्टीला सपोर्ट केला पाहिजे. मी 4-5 दिवस अगोदर पण तुमच्या काही मित्रमंडळांसोबत बोललो, पण मला ज्या पद्धतीचा प्रतिसाद पाहिजे होता तो मिळाला नाही. कसं नुकसान होणार आहे म्हणजे हे एक्झाम पुन्हा कोणी घेणार नाही, पण प्रत्येक वेळेस त्याला आजीवनपर्यंत हा आजचा दिवस त्याला भोगा लागणार आहे. कारण की त्याला प्रत्येक वेळेस तिथून डावलला जाणार आहे. हे विद्यार्थ्यांना माहिती, सगळ्या लेक्चरला माहिती, पण ते कोणी लक्ष घेत नाही, सगळे दबलेले राहतात. मला समजत नाही की शिक्षण क्षेत्रात तरी कोणी ह्या पद्धतीचं वागणूक नाही दिली पाहिजे, हे असं आमचं मत आहे. आणि हा विषय आता एवढाच विषय होता आमचा, हा विषय इथे स्टॉप करतो. अजून काही दीपावली जैसे जैसे करीब आती है, बाजारों में ग्राहकों की खरीदारी बढ़ती है, लेकिन इस बार कोरोना महामारी ने सभी को आर्थिक रूप से कमजोर कर दिया है। जहां परतवाड़ा के बाजारों में दीपावली 15 दिन पूर्व से ही गर्दी होती थी, वहां इस समय पूरी तरह से बाजारों में दुकानदार आशा लगाए बस बैठे हुए हैं। दीपावली के 2 से 3 दिन पूर्व खरीदारी बढ़ने की संभावना व्यापारियों ने व्यक्त की है। आइए देखते हैं परतवाड़ा से हमारे प्रतिनिधि नितेश किल्लेदार की ये खास रिपोर्ट। कोरोना महामारी के चलते इस बार बाजार भी ठंडा दिखा जा रहा है। दीपावली का पर्व है, दीपावली पर्व को 2 सप्ताह शेष रह गए हैं। ऐसे में अमरावती ज़िले की सबसे बड़ी तहसील मानी जाने वाली अचलपुर में भी बाज़ार ठंडा दिखा जा रहा है। यहाँ के मुख्य बाज़ार पेट में मार्केट में कपड़ा मार्केट में ग्राहक दूर 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 तक दिखाई नहीं दे रहे हैं। व्यापारियों से सिटी न्यूज़ ने जब बातचीत की तो व्यापारियों का कहना था कि अभी ग्राहक जो है वो खरीदी के लिए बाहर नहीं निकले हैं। 1 सप्ताह बाद मार्केट में रश बढ़ेगा और ग्राहक खरीदारी करेंगे। क्या आपको लगता है कि अनलॉक हो चुका है? अनलॉक की प्रक्रिया के बाद में परतवाड़ा के त्यौहार को केवल 2 हफ्ते शेष रह गए, ऐसे में क्या स्थिति नज़र आ रही है मार्केट की? स्थिति में तो कोई ऐसा समझ में नहीं आ रहा, लेकिन हर व्यापारी दुकानदार परेशानी नज़र आ रहा है। एक दिन अच्छा जाएगा, कल का अच्छा जाएगा, परसों का अच्छा जाएगा, लेकिन सब दिन एक तरीके ही जा रहा है। प्रशासन के बंद बीच में जो बंद चालू हुआ उसमें ग्राहकों पर क्या असर पड़ा? ग्राहकी पे क्या असर पड़ा? जो बंद जो बीच में बार बार दुकानें बंद कराते थे जानबूझकर प्रशासन, नगर पालिका, SDO, पुलिस, उसका क्या फ़र्क पड़ा है? उस पर तो ऐसे बीमारी का मेन कोरोना के डर से गिराएगी भी असर पड़ा भाई हमको, कोई इसका एक दूसरे की बातचीत से असर, जो हवा फैलेगी वो असर, बाकी प्रशासन का असर कुछ भी नहीं था ग्राहकों को। खुलने के बाद भी ग्राहक कहाँ है? मार्केट में ग्राहक है ऐसा लग रहा है कि आपकी गिराकी क्या बोलती है? तो ये कोरोना के डर से ग्राहक बाहर मैदान में नहीं आ रहा, गर्दी निकल नहीं रही, रेंज बहुत कम, नहीं के प्रमाण पर। दिवाली लगभग 17 तारीख को आ रही है। अभी सरकारी कर्मचारियों की पगार अभी होना बाकी है और जो किसान भाई लोग हैं
तो ये साल मौसम की वजह से थोड़ा उनके जो फसल पे काफ़ी असर पड़ा है। संतरे की भी जो रेट है एकदम डाउन है, क्रॉप का भी निकलने में टाइम है। दिवाली चलेगी अच्छी, लेकिन धीरे धीरे होगा, सही होगा। हर साल ऐसे ही रहता है। दिवाली की गिराकी मार्केट में रेडीमेड कपड़े, रेडीमेड के अंदर तो आखिर के 6 दिन 7 दिन पहले चलती है। अभी क्या स्थिति है? अभी नॉर्मल है, कोई विशेष नहीं है। फिर भी जो खुला है अभी, जो 1 महीने से जो व्यापार आप कर रहे हैं, क्या बहुत फ़र्क है, बहुत फ़र्क है। इतना फ़र्क है कि रेगुलर भाई अपना मार्च महीने के पहले जो हम गिराई करते थे 50% से ज़्यादा कम है। व्यापार की स्थिति अभी तो इतना कोई मार्केट में जोर शोर नहीं है, लेकिन फिर भी ठीक चल रहा है। बाहर के व्यापारी बहुत कम आ रहे हैं, बाहर के ग्राहक बहुत कम आ रहे हैं। बाकी तो उम्मीद करते हैं कि भाई 2-4 दिन में ग्राहक खुलने को होना, तो व्यापारी अपनी अपनी तैयारी कर रहे हैं। ये जो व्यापार लॉकडाउन के बाद बंद था, कोरोना के बाद में, तो व्यापार पे क्या फ़र्क पड़ा, क्या लगता है? व्यापार पे फ़र्क है, करीब करीब 50% व्यापार चल रहा है। अभी दीपावली को केवल 5 दिन शेष रह गए हैं, तो ऐसे में व्यापार क्या कहता है परतवाड़ा? दीपावली के हिसाब से अभी विशेष तो कुछ भी मार्केट में जोर शोर नहीं है। और उम्मीद करते हैं ऐसा कि 2-4 दिन चलने को होना। दिवाली में जो काश्तकार की पोजीशन है बहुत ख़राब है, व्यापारी की पोजीशन ख़राब है, मजदूर वर्ग की पोजीशन ख़राब है। पैसा जो आर्थिक मंदी होने के कारण दिवाली में जो भी कुछ लोगों की खुशियाँ रहती खरीदी करने का, तो ये इस पर तो ज़रूर असर पड़ा है। जो आदमी काश्तकार बोलो या कोई भी अपना मजदूर वर्ग बोलो, कोई कपड़े खरीदता, कोई कुछ खरीदता, तो ये जो आज पोजीशन है, ये पोजीशन बहुत ही टाइट है। इसलिए धंधे भी होंगे, लेकिन वही रुपए में 4 आने होना चाहिए, ऐसी पोजीशन दिख रही है। और उत्साह कुछ नहीं दिख रहे। फटाके जो पोजीशन है, ये लॉकडाउन के वजह से इन लोगों ने आर्डर नहीं दिए। फटाके जो पड़े हैं उनके पास और थोड़े बहुत बुलाए होंगे, वो भी ज़्यादा भाव से बिकेंगे। तो आज की परिस्थिति में आप देखो कि दाल 120 रुपये बिक रही, फल्ली का तेल 125 रुपये बिक रहे हैं। तो ये चीज़ों में ही मजदूर हो, काश्तकार हो, उसका पूरा नहीं हो रहा, तो ये ज़्यादा का काम कहाँ से करेगा। तो आज देश की हालत जो देख रहे हैं, उसके वजह से दिवाली फीकी रहेंगी, कोई उत्साह नहीं। कोरोना महामारी के चलते देश के अंदर आए संकट को देखते हुए अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो गई है, जिसके बाद परतवाड़ा, अचलपुर सहित तहसील का आसपास का पूरा मार्केट खुल चुका है। मध्य प्रदेश सीमा मार्ग होने के साथ साथ परतवाड़ा में सीमा मार्ग से भी कई सारे ग्राहक खरीदारी के लिए आते हैं, लेकिन इन दिनों कपड़ा मार्केट पूर्णतः ठंडा देखा जा रहा है। 2 सप्ताह शेष रहने के बाद भी मार्केट में कहीं चहल पहल नहीं दिखी जा रही। परतवाड़ा शहर का मुख्य मार्केट माने जाने वाला सदर बाजार भी सुनसान इलाका देखा जा रहा है। वहीं दुरानी चौक, जयस्तंभ चौक और खासकर गुजरी बाजार में भी कोई खास भीड़ नहीं दिखी जा रही है। परतवाड़ा के सदर बाजार के अंदर हम खड़े हैं, हम देख रहे हैं कि परतवाड़ा के सदर बाजार के अंदर क्या माहौल है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो गलियाँ जो है, जो भरे रहती थी, वो गलियाँ जो है वो खाली है। दीपावली को केवल 2 सप्ताह शेष रह गए हैं और सदर बाजार का ये पूरा मार्केट है, जहाँ पर पैर रखने के लिए जगह नहीं रहती थी। व्यापारी अपनी दुकान लेकर बैठे हैं। व्यापारियों ने दीपावली के पर्व पर माल भी भरा है, परंतु ग्राहक गायब है। 50% ग्राहक जो है वो मार्केट में देखा जा रहा है। मैं कैमरामैन मुनी के साथ नितेश किल्लेदार, सिटी न्यूज़ परतवाड़ा। धन्यवाद। यूनिटी ऑफ मुस्लिम की तरफ से ईद ए मिलाद के मौके पर परतवाड़ा के गरीब नवाज चौक पर रक्तदान शिविर संपन्न हुआ, जिसमें सैकड़ों ने हिस्सा लिया। एक नजर शहर में कोरोना की स्थिति पर।
जाते जाते फिर एक बार नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। समय हो चला है आपसे विदा लेने का। फिर होगी मुलाकात ताज़ा नए समाचारों के साथ। तब तक के लिए बने रहिए सिटी न्यूज़ के साथ।